नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विपुल जादव और आज हम इस वीडियो में आईसीएसएसआर क्या है और आईसीएसएसआर में हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। अगर आप एक शोध छात्र है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर या प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है, तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे और आईसीएसएसआर के विषय में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईसीएसएसआर क्या है। आईसीएसएसआर के संदर्भ में इस वीडियो में हम किन किन विषयों की चर्चा करेंगे, ये यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि आईसीएसएसआर प्रमुख और लघु अनुसंधान परियोजनाएं 2025-26 का एक जो मापदंड है, एक गाइड है, उनको यहाँ पर हम दर्शाएंगे। उस परियोजना में परियोजना के प्रकार और उसके बजट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, पात्रता और मापदंड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, बजट के आवंटन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और आवेदन कौन कर सकता है और चयन प्रक्रिया क्या है, उनके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रथम से। सबसे पहले आईसीएसएसआर अनुसंधान परियोजनाएं जो विकसित भारत के निर्माण में आपका योगदान, ये आईसीएसएसआर की वेबसाइट पर रखा हुआ एक विस्तृत फॉर्मेट है। जानकारी वैसे देखा जाए तो आईसीएसएसआर की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर रखी गई है, परंतु वहां से सरल रूप से आपको समझ में आए इसलिए मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो पहले हम देखते हैं आईसीएसएसआर क्या है। तो आईसीएसएसआर एक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, सरल भाषा में कहे तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएसएसआर देश में उन्नत अनुसंधान के एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सामाजिक और मानव विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य इनका ये। अनुसंधान क्षेत्र की बात करें, इस परियोजना के विषय में बात करें तो इस परियोजना के कुल 31 क्षेत्र है, जिसमें आर्थिक विकास और सार्वजनिक वित्त यथा जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। दूसरा है समाज, संस्कृति और कानून, जिसमें सोसाइटी, कल्चर एंड लॉ, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसी प्रकार से भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा, आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो विषय है हमारे लिए शिक्षण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो है आईकेएस। उनके विषय में भी यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, आज की वर्तमान समय की ये सबसे प्रमुख मांग है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें और पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु हम किस प्रकार से पदक्षेप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम समाज को दे सकते हैं और समाज को कुछ नया हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये 5 प्रमुख क्षेत्र है, उसमें से कुल 31 प्रकार के क्षेत्र जो पेटा विभाग है, वहाँ से यहाँ से परियोजना हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो आज की चुनौतियों के लिए नवीन समाधान है, उसमें आर्थिक विकास है, शासन और सार्वजनिक नीति है, प्रौद्योगिक समाज और भारतीय ज्ञान प्रणाली। आर्थिक विकास, शासन और सार्वजनिक नीति, प्रौद्योगिकी और समाज और भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा या प्रणाली, ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके आधार पर 31 प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी शोध यात्रा का चयन करें और प्रमुख बनाम लघु परियोजना के विषय में जानें। तो यहाँ पर लघु परियोजना अर्थात माइनर प्रोजेक्ट क्या है और प्रमुख परियोजना अर्थात मेजर प्रोजेक्ट क्या है, उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि लघु अर्थात माइनर प्रोजेक्ट है, उनकी अवधि 12 महीने की रहती है और बजट उनका रहता है 15 लाख रुपया, और कुछ आपके विषय में विशेषता है तो उसको आप अधिक भी बढ़ा सकते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है केंद्रित अल्पकालिक और अनुभवजन्य शोध के लिए आदर्श प्रस्तुति, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और ये 12 महीने मतलब एक साल का ये प्रोजेक्ट रहता है। 1 साल की अवधि में इस परियोजना को हमें संपन्न करना होता है। प्रमुख परियोजना अर्थात मेजर प्रोजेक्ट, उसमें अवधि रहती है 24 महीना अर्थात 2 साल की। बजट की बात करें, उसमें बजट की बात करें तो यहाँ पर 30 लाख रुपये बजट का आवंटन किया जाता है, प्रदान किया जाता है 30 लाख रुपये। अधिक अगर विशेष प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ विशेषता है तो और अधिक भी, इसमें 15 लाख प्लस हो सकता है। उद्देश्य की बात करें तो इसका व्यापक, गहन और दीर्घकालिक प्रभाव वाले शोध के लिए ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है, आईसीएसएसआर जो विशेषज्ञ की राय के आधार पर एक प्रमुख परियोजना के प्रस्ताव को लघु परियोजना में या इसके विपरीत परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब कोई मेजर प्रोजेक्ट आपने लिया है तो उसको आप माइनर में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये सारा विषय है लघु परियोजना और प्रमुख परियोजना। आईसीएसएसआर है जो हमें दो प्रकार के प्रोजेक्ट प्रदान करता है, एक है माइनर प्रोजेक्ट, एक है मेजर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट का जो समय अवधि रहती है वो 1 साल रहती है, जबकि मेजर प्रोजेक्ट की समय अवधि रहती है 2 साल। माइनर में लघु जो परियोजना है उसमें 15 लाख की ग्रांट हमें प्राप्त होती है, जबकि प्रमुख परियोजना में मेजर में हमें 30 लाख तक की ग्रांट प्रोवाइड हो सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे हम देखें तो कौन इसके लिए पात्रता रखता है, मतलब इस प्रोजेक्ट, इस परियोजना में आवेदन करने के लिए कौन पात्र है। तो उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि परियोजना निदेशक, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर या परियोजना के निदेशक जो होते हैं, उनके रूप में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको नीचे दिए गए हुए मापदंडों को पार करना होता है। उसमें संस्थागत संबद्धता, मतलब इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, जैसे कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों, 2F या 12B के तहत आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों या शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त संकाय सदस्य इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता। इसमें एकेडमिक और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है। पीएचडी जिसके पास है वही इसमें आवेदन कर सकता है, ये वो प्रोजेक्ट मेजर हो या माइनर हो। अनुसंधान अनुभव की बात करें तो रिसर्च एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्ट के प्रकाशनों के माध्यम से प्रदर्शित पर्याप्त शोध अनुभव होना चाहिए। मतलब जिन्होंने पीएचडी संपन्न किया है, मतलब शोध कार्य जिन्होंने संपन्न किया है, विद्यावारिधि जिन्होंने कर लिया है, वही इसमें आवेदन कर सकता है। जिन्होंने पीएचडी संपन्न किया है, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उन्होंने कई प्रकार के शोध पत्रों का भी लेखन किया ही होगा। तो ये सारे यहाँ पर पात्र है इस परियोजना के लिए आवेदन करने हेतु। और आगे है अनुसंधान अनुभव की बात करें तो यहाँ पर पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्ट में प्रकाशन जरूरी है। सह परियोजना के निर्देशक, मतलब को-पीआई के रूप में अगर काम करना है आपको, तो आपके पास भी पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है। अगर आप पीएचडी है तभी इस परियोजना के लिए आप योग्य है, अन्यथा आप मेजर या माइनर या किसी अन्य के साथ भी मिलकर आप इस परियोजना में भाग ग्रहण नहीं कर सकोगे। इस परियोजना में आप आवेदन नहीं कर पाओगे। और इस परियोजना में निदेशक के अवसर किसको प्राप्त हो सकते हैं कि कुछ असाधारण मामलों में आप देखें तो यहाँ पर परियोजना के जो पीआई होते हैं या को प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, उनके रूप में आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर इस परियोजना के लिए इस परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में या प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर के रूप में या पीआई के रूप में कौन काम कर सकता है, तो उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्वतः पीएचडी डिग्री और प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित कम से कम 2 स्वतंत्र रूप से लेख और पीयर रिव्यू किए गए जर्नलों की संख्या मिनिमम 5 होनी चाहिए। महत्तम तो आपके पास जितनी है उतनी चलेगी, परंतु न्यूनतम आपके पास 5 शोध पत्र लिखे होने चाहिए। दूसरी बात देखें तो मान्यता प्राप्त संस्थानों में संविदा पर नियुक्त पीएचडी डिग्री धारक जिनके पास उपरोक्त प्रकाशन रिकॉर्ड हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट संस्था में ही कार्य करने वाले अध्यापक, प्रोफेसर इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात है सेवानिवृत्त अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर, सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारी और रक्षा अधिकारी न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा जिनके पास सामाजिक विज्ञान या पीएचडी
डिग्री और उपरोक्त प्रकाशन रिकॉर्ड दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। उनके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी सर्वकारी संस्था में उनके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, वो इनके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन कैसे करें? तो उसके लिए स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख किए गए, आवेदन कैसे करें? तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि घोषणा पर नज़र रखें। मतलब कहीं पर भी अनाउंसमेंट हो तो उनकी हमें जानकारी रखनी चाहिए। खास करके आईसीएसएसआर की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जैसे कि भारतीय निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करें, जिसमें आपका शोध प्रस्ताव, अनुसंलग्न और अन्य आवश्यक दस्तावेजों शामिल होने चाहिए, जिन्हें संबद्ध संस्थान के समक्ष संबद्ध संस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया हो। मतलब यहाँ पर आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाणित करके आप आवेदन कर सकते हैं। उनके द्वारा ही आप फॉरवर्ड करवा सकते हैं। भाषा और फ़ॉन्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रस्ताव अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आप कर सकते हैं। यहाँ पर उनका फॉर्मेट दिया गया है। उसी प्रकार से कुछ नियम महत्वपूर्ण है, तो ये है कि एक समय में केवल एक ही परियोजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। मतलब आप किसी एक परियोजना के लिए आपने आवेदन किया है तो आप अन्य के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आपकी एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट आपका अभी रनिंग पर है, मतलब कार्यरत है, तो आप दूसरा प्रोजेक्ट भी इसी संस्था से नहीं ले सकते। ये 2 चीज़ें भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। किसी भी पिछले आईसीएसएसआर परियोजना के लिए अंतिम रिपोर्ट जमा करने की तारीख से परियोजना निदेशक के लिए 1 वर्ष तक की अवधि लागू होगी। 12 महीने के कम से कम छोटी परियोजनाओं पर लागू होगी। मतलब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत करनी होती है, और अंतिम रिपोर्ट आपको 1 साल से पूर्व में आपकी परियोजना, आपका प्रोजेक्ट खत्म होते ही तुरंत ही आपको इसको प्रस्तुत करना रहता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस पे किस प्रकार से आपकी प्रोजेक्ट के आवेदन को पसंद किया जाता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर स्पष्टता की गई है कि अंतिम परिणामों की घोषणा से पहले चयन प्रक्रिया के कई चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है स्क्रीनिंग, जिसमें सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाती है और एक विशेषज्ञ जो समिति होती है उनके द्वारा उसमें चयन किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा स्टेप होता है प्रस्तुति और साक्षात्कार, जिसमें आप शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद जो आवेदक होते हैं वो आईसीएसएसआर में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन बातचीत करके प्रस्तुत कर सकते हैं, और ज़्यादातर वर्तमान समय में ऑनलाइन ही साक्षात्कार होता है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हो उसके विषय में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तीसरा स्टेप होता है जिसमें विशेषज्ञ समिति आवेदकों के साथ बातचीत के बाद अध्ययन के पुरस्कार के लिए सिफारिशें करेगी और प्रस्तावित बजट का सुझाव भी देगी। मतलब यहाँ पर आपको आपका जो बजट है उसमें बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है, क्योंकि आपका जिस प्रकार से प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अनुसार आपको ग्रांट प्राप्त होगी। अगर आपके प्रोजेक्ट में अधिक ग्रांट की आवश्यकता है तो आप मेजर प्रोजेक्ट में है तो आपको 30 लाख से अधिक भी मिल सकता है, और उसी मेजर प्रोजेक्ट में आपको ग्रांट कम चाहिए तो आप 30 लाख से कम भी आपको ग्रांट प्रोवाइड हो सकती है। और चौथा स्टेज है परिणाम की घोषणा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची आईसीएसएसआर पर वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अपने शोध को संसाधन प्रदान करना या बजट का आवंटन किस प्रकार से करना है, तो उनके लिए ये अनुसंधान कर्मचारी के लिए 45%, फील्ड वर्क के लिए 35%, उपकरण और सामग्री के लिए 10%, आकस्मिक व्यय के लिए 5% और प्रकाशन कार्यशाला के लिए 5%। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो पूरी जो ग्रांट होती है, पूरी जो प्रोजेक्ट की राशि होती है, उनका अलग अलग रूप से विभाजन करना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च फेलो के लिए दिया जाता है। यहाँ पर मुख्य बिंदु है पुनर्विनियोजना, जिसमें संस्थान की अनुमति पुनर्विनियोजना संस्थान की अनुमति से एक मद से दूसरे मद में 10
50% तक का व्यय पुनर्नियोजन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर फील्ड वर्क के लिए 35% सुनिश्चित किया है, परंतु आपका खर्च वहाँ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से आप 10% प्लस माइनस कर सकते हैं। परंतु 10% से अधिक आपको करना है तो आपको ICSSR से अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसी प्रकार से संस्थागत ओवरफेड शुल्क में लिए क्या होता है, 10% से अतिरिक्त अधिकतम 2 लाख तक जारी किया जाएगा। मतलब ये आपको उसमें ज़्यादा राशि प्राप्त हो सकती है और आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपकी क्या भूमिका रहती है और क्या आपको पारिश्रमिक मिल सकता है, मतलब जो आपका रिसर्च फेलो है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या मिल सकता है, उनके विषय में यहाँ पर स्पष्टता की गई है। जो रिसर्च एसोसिएट है, उनके लिए मासिक पारिश्रमिक 47,000 रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। जो स्नातकोत्तर और PhD होना चाहिए और 2 वर्ष का उनके पास अनुभव होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट जिनकी मासिक सैलरी 37,000 सुनिश्चित की गई है, जो नेट, MPhil और PhD के साथ न्यूनतम 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 20,000 रुपये मासिक वेतन यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए भी न्यूनतम 55% स्नातकोत्तर होने चाहिए। तो यहाँ पर कर्मचारियों का चयन संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापन और एक चयन समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे एक बाहरी विषय विशेषज्ञ भी शामिल हो। मतलब यहाँ पर जो आप रिसर्च फेलो रख रहे हो, रिसर्च फेलो यहाँ पर आप रिसर्च फेलो, यहाँ पर जिस रिसर्च फेलो को आप अपॉइंट कर रहे हो, नियुक्ति कर रहे हो जिस रिसर्च फेलो की, वह रिसर्च फेलो के लिए ICSSR से अनुमति प्राप्त की होनी चाहिए और वहाँ का कोई एक निष्णात आपको इस समिति में भी रखना है, चयन समिति में। तो इस प्रकार से आप पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं और अन्य को आप प्रदान कर सकते हैं। परियोजना में किसकी निगरानी होती है, तो इसमें आवधिक प्रगति रिपोर्ट देना, मतलब प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देना अत्यंत आवश्यक होता है। समय समय पर आपसे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मांगी जाती है और वो नहीं दिया जाए तो आपका प्रोजेक्ट है वो रद्द भी किया जा सकता है और लेट होने पर आपको 10% तक ब्याज के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी आपके साथ की जा सकती है। दूसरी बात, मूल रिपोर्ट जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, परियोजना का प्रस्ताव, जो अंतिम रिपोर्ट किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य संस्था से फंडिंग के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तीसरी बात है, ICSSR की स्वीकृति भी होनी जरूरी है। परियोजना से उत्पन्न सभी प्रकाशनों के लिए, शोध पत्र हो या जर्नल हो या कुछ भी हो, उनके लिए ICSSR के समर्थन को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। न करने पर भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट किए जा सकते हैं। समय पर पूर्णता करना अत्यंत आवश्यक है। जहां पर माइनर प्रोजेक्ट है उनको 1 साल में खत्म करना है, पूर्ण करना है, और मेजर प्रोजेक्ट है उनको मैक्सिमम 24 महीने में, मतलब 2 साल में आपको संपन्न करना होता है। अन्यथा आपके ऊपर फाइन, मतलब अधिक दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है या आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर परियोजना के संदर्भ में। अंतिम रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अंतिम रिपोर्ट है, जमा करने वाली वस्तुओं की सूची है, उसमें क्या क्या चीज़ें अंतिम रिपोर्ट में आपको जमा करनी है। तो उसमें सॉफ्ट कॉपी, PDF और वर्ड कॉपी में आपको जमा करनी होती है। और न्यूनतम पृष्ठ जो होते हैं लघु परियोजना के लिए 150 और प्रमुख मतलब मेजर प्रोजेक्ट के लिए आपको 250 होते हैं। कम से कम 500 शब्दों में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक शोध सार यहाँ प्रस्तुत करना होता है। कार्यकारी सारांश जैसे कि 5000 शब्दों में आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना होता है। और साहित्यिक चोरी अर्थात प्लेगियरिज्म चेक रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर देनी होती है। और प्लेगियरिज्म में आप रिपोर्ट में 10% से अधिक कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात इस प्रोजेक्ट में है। तो इन सारी चीज़ों जो सामान्य रूप से जो प्रोजेक्ट के संदर्भ में या अष्टादशी परियोजना है, संस्कृत संवर्धन योजना है, या तो फिर अन्य कोई संस्थानों से जो प्रोजेक्ट प्राप्त करते हैं उनको इनकी जानकारी होती है। परंतु नए जो प्रोजेक्ट में आवेदन करने वाले और प्रथम बार जिन्होंने प्रोजेक्ट
के लिए आवेदन किया है या प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, उनको इनकी जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी कि आपको समय अवधि में ये कार्य पूरा करना रहता है और कॉपीराइट इशू तो नहीं आना चाहिए। खास करके जो संस्थान हैं उनकी क्या जिम्मेदारी रहती है इस परियोजना के संदर्भ में, तो संबद्ध संस्थानों को ICSSR अनुदान को प्रकाशित और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, जिसमें खास करके बुनियादी ढांचा प्रदान करना, जहां पर शोधकर्ता को आवश्यक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करनी होती है। दूसरी बात, समर्पित बैंक खाता, मतलब जो भी ICSSR से जो भी राशि आए उनके लिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उनको अच्छी तरह से संभाला जाना चाहिए। खातों का रखरखाव भी व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, ऑडिट भी समय समय पर होना चाहिए। दस्तावेज सुनिश्चित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम रिपोर्ट और लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र जो होता है उसको जमा करना सुनिश्चित करना होता है और अंतिम में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है। सारा जो कामगिरी हमारी है उसमें कितना खर्च हुआ, व्यय हुआ, ये सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान करनी होती है। और डेटा संरक्षण, ये भी महत्वपूर्ण होता है एक संस्थान के लिए कि अध्ययन से संबंधित डेटा शेड्यूल जो पांडुलिपि या मूल लिपि है वो उनको अच्छी तरह से संरक्षित करना भी एक कार्य होता है। यदि संस्थान सहयोग न करे, यहाँ संस्थानों के लिए भी कुछ नियम है, यदि संस्थान सहयोग न करे और नियमों का पालन नहीं करता है तो ICSSR संबद्ध संस्थान को बदल सकता है या भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर यात्रा के नियम और महत्वपूर्ण शर्तें और नियम। यात्रा के नियम मतलब आप फील्ड वर्क करते हैं तो उनके कुछ नियम है। असाधारण परिस्थितियों में बिना किसी आंतरिक अनुदान के लिए लघु परियोजना के लिए 3 महीने और प्रमुख परियोजना के लिए 6 महीने तक का विस्तार दिया जा सकता है, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन किया जाता है किसी योजना को जो 12 महीने में खत्म नहीं होती तो उनको 3 महीने और भी दिए जा सकते हैं। जो 24 महीने वाली है मेजर प्रोजेक्ट, उनके लिए आपको 6 महीने अधिक मिल सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए स्वीकृत बजट के भीतर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है और डेटा संग्रह के लिए अलग से ICSSR की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग योजना के तहत आवेदन करना होता है। तो ये जब तक ये प्रोजेक्ट आपके पास है तब तक आप विदेश प्रवास भी नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। परियोजना का स्थानांतरण, मतलब आपको एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रोजेक्ट ट्रांसफर करना है तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है। असाधारण परिस्थितियों में दोनों संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब NOC प्राप्त करके आप परियोजना को ट्रांसफर कर सकते हैं। परियोजना को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। डिफॉल्टर किसे कहते हैं? जो ICSSR को के किसी भी पिछले अनुदान के डिफॉल्टर विचार के लिए पात्र नहीं है। मतलब परियोजना आपने ले ली है, प्रोजेक्ट आपको मिल गया है और उस प्रोजेक्ट में आपने अच्छी तरह से काम नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं दिया और आपने किसी भी प्रकार के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं किए तो आप डिफॉल्टर के लिस्ट में आ जाते हैं और फिर आपको कभी परियोजना में इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की ग्रांट नहीं प्राप्त हो सकेगी। अंतिम अधिकार, जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो इन दिशा निर्देशों की व्याख्या से संबंध में अंतिम अधिकार ICSSR के पास ही होता है और उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकता है। तो ज्ञान से राष्ट्र निर्माण तक की आपकी ये शोध की स्थायी जो विरासत है उसमें आप हमारे विकसित भारत के इस स्वप्न को साकार करने के लिए ये जो हमारे भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रदान किए जाते हैं उसमें से एक है ICSSR। आपकी परियोजना का समापन केवल एक रिपोर्ट जमा करना नहीं है, परंतु यह भारत के ज्ञान भंडार में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपका शोध विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण को सूचित कर सकता है और लक्ष्य आधारित समाधान प्रदान कर सकता है। ICSSR के पास आपकी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का अधिकार है, जिससे आपके काम को व्यापक दर्शकों तक राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। अपने शोध के माध्यम से भारत के भविष्य के आकार देने की इस यात्रा में
आप सभी को शामिल होने के लिए ICSSR का आमंत्रण है। और मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ICSSR क्या है, मेजर प्रोजेक्ट क्या है, माइनर प्रोजेक्ट क्या है, और इसमें कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया क्या है, कितनी अवधि का ये प्रोजेक्ट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही शिक्षा संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को, एजुटेक संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।